नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल स्टैटिक जीके ट्रिक 2.0 में। तो जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का संवैधानिक विकास। उसकी क्लास नंबर 7 है आज। तो दोस्तों ये टॉपिक एक्चुअली में बड़ा है, तो उसके कई सारे पार्ट्स हो रहे हैं। तो उसमें हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर कि कितने दिन से, मतलब कई दिनों से ये चीज़ें चल रही है भारत का संवैधानिक विकास ही। क्योंकि जब तक कंप्लीट हम कवर नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको सीखनी होगी कि समझनी होगी कि इसका की पॉइंट क्या है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि चला था 1914 से 1918 तक। तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि होम रूल आंदोलन इस टाइम चल रहा होता है 1916 में, जिसमें तिलक जी और एनी बेसेंट की सहायता से ये चल रहा होता है। और होम रूल आंदोलन की जो डिमांड होती थी वो होती थी अधिराज्य भारत, यानी कि भारत में एक डोमिनियन होना चाहिए। उसका दर्जा लेने के लिए ये लोग होम रूल आंदोलन की जो है चला रहे थे। और दूसरी बात क्या होती है इसमें कि 1916 में ही लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट चल रहा होता है, जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बैकग्राउंड की थी, ये चीज़ें आपको समझनी थी क्योंकि आगे जो है इसका बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि कहता है 20 अगस्त 1917 को माउंट ने घोषणा की। क्या घोषणा करता है कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। अच्छा, जो मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा की उसी का नाम भी अगस्त घोषणा था। ये चीज़ें पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसी को अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करते हैं इसमें, यानी कि एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना कर की जाती है इसमें। उसके बाद आ जाता है कि उपनिवेश यानी कि कॉलोनी क्या होती है। जैसे कि अमेरिका में कितनी कॉलोनी होती थी, तो 13 होती थी। उसी तरीके से यहाँ उपनिवेश की बात की जाती है कि उपनिवेश होता क्या है असल में। तो ये होता है कि जब कोई देश अन्य देश की अन्य देश को अपने अधीन कर ले, यानी कि कहने का मतलब कि जब कोई देश होता है एक, इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे ये बॉक्स में जो बना हुआ है कि एक्स यानी कि शक्तिशाली देश, उस टाइम में शक्तिशाली देश कौन हुआ करता था? ब्रिटेन हुआ करता था, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के हैंडल में होती थी। और वाई जो है उस टाइम यानी कि कमज़ोर देश, वो भारत को हम लोग मानते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत कमज़ोर देश हुआ करता था, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए वो कमज़ोर दृष्टि से देखते हैं हम लोग उस टाइम में। तो होता क्या था कि जब कोई देश किसी अन्य देश को अपने अधीन कर लेता है, यानी कि कोई ऐसा देश जो किसी अन्य देश को कैप्चर कर ले, तो वो क्या होता था? उपनिवेश। यानी कि जैसे कि एग्जांपल में क्या है, जैसे रक्षा हो गया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय जो, और संचार की चीज़ें जो होती थी, आंतरिक प्रशासन जो होता था, वो उसी देश के पास होता था। यानी कि उसी देश का मतलब क्या? एक्स देश, यानी कि शक्तिशाली देश कौन है? ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के पास होता था। तो इस मुद्दे से जो है वाई तो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसके पास हो जाती थी। तो जिस भी देश के पास जो है, जैसे कि ये एग्जांपल में जो दे रखा है कि रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन, जिस भी देश के पास हो जाएगी तो वो क्या होगा? वहाँ का उपनिवेश कहलाएगा वो चीज़। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं संरक्षित राज्य यानी कि प्रोटेक्टरेट। इसे क्या कहते हैं? जैसे कि इसमें दे रखा है कि एक्स के पास कौन सा देश कौन सी चीज़ें होंगी। इसकी रक्षा, डिफेंस सेक्टर हो गया। विदेश के जो मामले होते थे वो देखता था एक्स, यानी कि एक्स मतलब समझ रहे हैं आप? ब्रिटेन। मैं कहना चाहता हूँ एक्स अगर बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन की बात हो रही है।
और वाई बोलता हूँ तो आप भारत समझ लीजिए कि भारत की बात हो रही है। तो संरक्षित राज्य में क्या होता था कि जैसे एक्स के पास क्या था, रक्षा और विदेश, ये दोनों चीज़ें थी। और वाई के पास क्या होता था कि आंतरिक प्रशासन, यानी कि जो उस देश के इंटरनल मैटर होते थे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, वो कौन देखता था, वाई देश देखता था, जैसा कि जो कि भारत होता था। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं अधिराज्य यानी कि डोमिनियन, जो कि हम लोग ऊपर जो पढ़े हैं कि होम रूल आंदोलन का जो डिमांड थी वो है अधिराज्य के बारे में बात की गई थी उसमें। तो अधिराज्य होता क्या है, इसको पढ़ते हैं यानी कि डोमिनियन क्या चीज़ है। तो देश के सभी मामलों पर नियंत्रण किसके पास होता है, वाई देश के पास होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत देश के पास होगा। लेकिन जो एक्स का सम्राट होता है यानी कि शक्तिशाली देश ब्रिटेन का जो सम्राट होगा वो वाई का भी सम्राट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देश के सभी मामले पर नियंत्रण जो है वो तो वाई देश को मिल चुका था। लेकिन एक्स का जो सम्राट यानी कि ब्रिटेन का जो सम्राट था वो वाई पर भी कंट्रोल रखता था कि वो वाई देश का भी सम्राट भी होगा, अभी भी उसके कंट्रोल में चीज़ें थी। और ये अधिराज्य कब से कब तक चला है, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास क्या होता था कि संविधान तो थे नहीं जिससे हम अपने देश के सारे मैटर को हम खुद ही हैंडल कर लें। और इनका उपनिवेश भी था, यानी कि ये हमारे ही देश में आकर बहुत ही मजबूत बन चुके थे। तो उस टाइम में क्या था कि इतने 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान बन नहीं चुका था, तब तक ये लोग अधिराज्य तर बात कर रहे थे अधिराज्य के लिए। अच्छा, उस टाइम पीएम कौन होते थे, तो पीएम उस टाइम थे पंडित नेहरू थे। और जो शपथ ली थी वो ली थी ब्रिटिश क्राउन की, क्योंकि उस टाइम हमारे पास संविधान हमारे थे नहीं, तो हम शपथ कैसे ले सकते हैं। तो उसी देश की शपथ लेनी पड़ी थी, ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आगे आते हैं, संप्रभु राज्य क्या होता है, यानी कि सवरीन स्टेट किसे कहते हैं। तो जिस यानी कि निर्णय में पूरी पूरी तरीके से स्वतंत्रता हो उसे क्या कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। यानी कि पूर्ण स्वतंत्र जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कोई भी नियम हो, कोई भी शर्त हो, कोई भी चीज़ें हो, कोई भी अधिकार हो, तो उसमें जिस चीज़ में पूरी तरीके से स्वतंत्रता हो यानी कि फ्रीडम फील हो, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रभु राज्य कहेंगे। अच्छा, ये कब 26 जनवरी 1950 को इसी संप्रभु के आधार पर 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया गया था। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया था। अच्छा, यहाँ पर मांटेगू जो होता था वो भारत सचिव होता था और चेम्सफोर्ड वायसराय हुआ करता था। अब क्या है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम तो 1919 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1921 में लागू हुआ था। ये चीज़ें पूछी जाती है कि लागू कब हुआ था, कि 1921 में लागू हुआ था, लेकिन आया कब था, 1919 में बना था ये चीज़ें। इसकी कंडीशन क्या थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे कि आज हमारे यहाँ चल रहा होता है कि उच्च सदन निम्न सदन होते हैं आज, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो उस टाइम में उच्च सदन में वो क्या रखते थे कि राज्य परिषद को रखते थे, जिसमें 60 मेंबर होते थे और जिसमें 26 मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड होते थे, और 34 जो होते थे वो इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित होते थे। और उनका कार्यकाल कितना होता था, वो 5 साल का होता था। अगला है निम्न सदन में क्या होता है कि केंद्रीय विधानसभा को रखा जाता था, और 145 टोटल मेंबर इसमें होते थे उस टाइम में, जिसमें 41 जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे यानी कि मनोनीत होते थे, और 104 निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड होते थे, और इसका कार्यकाल 3 सालों के लिए होता था। आगे आ जाते हैं दोस्तों, इसमें दूसरी चीज़ क्या कही थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू, यानी कि द्वैध शासन मतलब समझ रहे होंगे, दो शासन, यानी कि समझ रहे हैं जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं। तो द्वैध शासन लागू हो जाता है। और द्वैध शासन कितने प्रांतों में लागू होता है, तो 8 प्रांतों में, क्योंकि उस टाइम 8 प्रांत हुआ करते थे, तो 8 प्रांतों में लागू हो जाता है। कौन कौन से वो नंबर वाइज दिए गए हैं कि पहला असम है, दूसरा बंगाल, तीसरा बिहार और उड़ीसा,
चौथा है मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। और पांचवा है संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। और छठा है बॉम्बे। सातवां है मद्रास। और आठवां है पंजाब। अच्छा, ये जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू है, इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे लियोनस कार्टियस। इनकी एक बुक है डायarchy, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को मेंशन कर रखा है। अच्छा, ये द्वैध शासन जो प्रांतों में लागू है, इसके प्रांतीय विषय क्या थे? तो दो विषय होते थे, एक आरक्षित विषय होते थे, एक हस्तांतरित विषय होते थे। तो आरक्षित विषय जो होते थे वो ब्रिटेन के पास होते थे, और हस्तांतरित जो विषय होते थे वो किसके पास होते थे? तो वो भारत के पास होते थे। आरक्षित विषय में क्या चीज़ें हैं? जैसे कि बिजली हो गया, गैस हो गया, वित्त हो गया यानी फाइनेंस, और न्याय एवं प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, सिंचाई हो गया। ये चीज़ें जो होती थी वो आरक्षित विषय में यानी कि ब्रिटेन के पास होती थी। और उसमें जो कानून बनाता था वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी बनाती थी। और व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी भी नहीं थे। सारी चीज़ें इनके पास थी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी नहीं इस चीज़ की ले रहे थे। और हस्तांतरित विषय में भारत को क्या मिला था? यानी कि उस टाइम में शिक्षा मिली थी। और शिक्षा के लिए दोस्तों जानते हैं आप कि वित्त की यानी कि फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पास हुआ करती थी। और कृषि इन्होंने दे रखा था। अब कृषि करने के लिए हमें सिंचाई तो ज़रूरी होती है, तो वो भी इनके पास होती थी। स्वास्थ्य होता था इनके पास। और सुशासन यानी कि सुशासन करने के लिए क्या होते भाई, प्रशासन और पुलिस की जो है, न्याय और प्रशासन पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो उनके पास होती थी। मतलब ओवरऑल जितने भी हस्तांतरित विषय में जो दिए गए थे भारत को, वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं वो तो इनके पास रखी हुई हैं। तो इसलिए इस काम की चीज़ें, मतलब जो भी दी गई थी वो चीज़ें काम की नहीं थी। अच्छा, इसमें जो हस्तांतरित विषय में जो कानून बनाता था, कौन बनाता था? वो वायसराय और भारत मंत्री बनाते थे। और ये क्या था कि इसको जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी कर रखे थे, यानी कि आप जिम्मेदार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रखे हैं। मतलब अपने लिए जो है ये जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन जो भारत को जो जो चीज़ें दी गई थी, जो विषय दिए गए थे, उसके लिए इन्हें कह रहे हैं कि आप व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं, ऐसा इन्होंने कहा। आगे आ जाते हैं दोस्तों। आगे बात होती है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। ये क्या होता है भाई? जैसे कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, तो वैसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार दिया जाता है। किसको? हर एक धर्म को, यानी कि सिखों को भी दिया गया, ईसाइयों को भी दिया गया, यूरोपियों को भी दिया गया, और एंग्लो इंडियन को दिया गया है। अगला पॉइंट है कि प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है वो महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें सीमित मताधिकार का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि सीमित क्या चीज़ होती है, सीमित मताधिकार क्या होते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं लिमिटेड फ्रेंचीज। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? मताधिकार का मतलब ये होता है कि वो महिलाएं इसमें वोट कर सकती हैं जो टैक्स को पे करती हैं। और टैक्स ना पे करने वाली महिलाएं जितनी भी थीं, उनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। नीचे आ जाते हैं दोस्तों। जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ें फैक्ट दी गई हैं कि विश्व में महिलाओं को पहली बार जो है मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1893 में। और कहाँ? न्यूजीलैंड में। और भारत में कब प्राप्त हुआ था? 1919 के एक्ट में, जो कि 1921 में। 1921 क्यों? क्योंकि 1919 में एक्ट आया है। लागू कब हुआ है? 1921 में। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगला पॉइंट कहता है लोक सेवा आयोग का गठन। यानी कि क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या हुआ कि पहले कुछ रिपोर्टें आई हैं। जैसे कि पहली रिपोर्ट कौन सी आई? एलिंगस्टन आयोग रिपोर्ट आई है 1917 में। इसमें कंडीशन रखी गई कि उच्च सरकारी पद के लिए और 25% जो है भारतीय होने चाहिए। एलिंगस्टन आयोग ये कहता था, उसकी रिपोर्ट ये कहती थी कि 25% कम से कम भारतीय होने ही चाहिए। दूसरा आता है फिर रिपोर्ट किसकी आती है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है 1917 में ही। इसमें कहा जाता है कि भारतीय जो होंगे 1/3 होंगे।
यानी कि तीसरे हिस्से में, 3 हिस्सों में से एक हिस्से भारतीय होने ही चाहिए। अच्छा, इनकी दोनों लोगों की बात जो है वो नहीं मानी जाती है। अगला आता है जो ली आयोग रिपोर्ट यानी कि 1924। इसमें क्या कंडीशन होती है कि 40% भारतीय होने चाहिए और 40% ब्रिटिश होने चाहिए और 20% जो है प्रांतों से पदोन्नत यानी कि प्रमोशन वाले होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 को पीएससी का गठन हो जाता है यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं रास बारकर। और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? एच के कृपलानी बनते हैं। पहले क्या होता था कि 1935 में एफपीएससी के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन यूपीएससी जब कब इसका नाम पड़ा? 1950 से इसका नाम यूपीएससी पड़ा था। आगे आ जाते हैं, भारत परिषद के वेतन जो है वो ब्रिटिश सरकार अब देगी, क्योंकि पहले भारतीय राजस्व से जाता था। तो विरोध करने के बाद अब ये क्या करते हैं कि ब्रिटिश सरकार खुद देगी अब, जिसमें सदस्य क्या होंगे कि 8, कम से कम 8 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद जो है कोई चीज़ें मान्य नहीं होगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगला पॉइंट कहता है कि भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। हाई कमिश्नर क्या होता है दोस्तों? जो राष्ट्रमंडल देश जैसे जो भी हुआ करते थे उस समय में, तो वहाँ पर इन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता था, और जो अन्य देश होते थे वहाँ पर इन्हें राजदूत यानी कि एम्बेसडर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग की गठन की बात की गई। ये क्या होता है? जो 1919 को भारत शासन अधिनियम आया तो उसकी जांच के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। तो क्या होता है कि गठन होता है 1927 में साइमन आयोग का, किसके लिए? 1919 एक्ट की जांच के लिए कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, सही चल रही हैं या गलत चल रही हैं कि। तो उसकी रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। ये 10 साल बोला जाता है, लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा होने के कारण ये 8 साल बाद ही आ गई थी। तो कब हो गई थी? 1927 में, लेकिन रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। जो यहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो गोलमेज सम्मेलन के पास जाएगी। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे, 1930, 1931, 1932 में हुए थे। वहाँ पर चीज़ें क्या होगा कि चीज़ों को देखा जाएगा कैसे क्या चल रहा है, क्या डिसीजन क्या लेना चाहिए। उन्हीं गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1928 में क्या होता है कि लाठीचार्ज होता है। सैंडर्स द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान नेहरू रिपोर्ट भी आती है 15 अगस्त 1928, और जिन्ना रिपोर्ट भी आती है जो 14 सूत्री मांगी थी वो भी आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है 1933 में वाइट पेपर पर दर्ज होती जाती हैं, जो कि 1935 के एक्ट में उस चीज़ों को देखा जाता है। आगे आ जाते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पर कुल धाराएं कितनी होती थी? 321 धाराएं होती थी। कुल अनुसूची कितनी होती थी? तो 10 हुआ करती थी। नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। क्या कहा? नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई है, बना नहीं अभी, बनाने की बात हुई है, जिसमें 3 जो है चीज़ों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी चीज़ें वो 3 थी? ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, और देसी रियासतें हुआ करती थी। तो ब्रिटिश प्रांत में 11 जो है प्रांत हुआ करते थे। पहले कितने होते थे? 8 होते थे, अब 3 बढ़ा दिए तो 11 हो गए थे। और कमिश्नरी क्षेत्र 6 हुआ करते थे। देसी रियासतें उस टाइम कितनी हुआ करती थी? 500 से अधिक हुआ करती थी। देसी रियासतों के लिए इन्होंने एक चीज़ रखा कि आप स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, जिनकी इच्छा हो वही जुड़ सकते हैं। तो देसी रियासतों ने इन्हें साफ इनकार कर दिया कि भैया हमें जुड़ना उड़ना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमें हमारा। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया कि आप मतलब आपको जुड़ना ही पड़ेगा इस चीज़ से। लेकिन अंतोकाल ये क्या होता है कि ये नहीं बन पाता है, अखिल भारतीय संघ जो है वो बन नहीं पाता है। आगे आ जाएंगे, दूसरा पॉइंट कहता है केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत।
इससे पहले किस में हुई थी? प्रांतों में हुई थी। लेकिन अब क्या होगी? केंद्र में होगी द्वैध शासन की शुरुआत, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, आरक्षित और हस्तांतरित। इसके विषय में हमें लगता है कि बात अब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो चीज़ें आपने समझ रखा है। अगला पॉइंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म। पहले क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, लेकिन यहाँ आकर प्रांतों में द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और बदले में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है, यानी कि फ्रीडम दी गई है कि वायसराय के अधीन अब प्रांत नहीं होगा और प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। तो प्रांतों में सरकारों का गठन कैसे होगा? 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें कुल सीट होती है 1585, जिसमें से 482 मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व की जाती है पहले से ही 585 में से। अब क्या होता है कि चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस को मिलती है 707 सीट और 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर बहुमत की सरकार बनती है। कौन कौन से वो प्रांत थे? तो बिहार था, जिसके सीएम थे श्री कृष्ण सिंह। ओडिशा था, जिसके सीएम कौन थे? वीएन दास। मद्रास, सीएम राजगोपालाचारी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत थे। और पांचवा ये है सीपी यानी कि मध्य प्रांत जो होता था, एनवी खरे उसके होते थे। अब ये क्या होता है कि ये सरकारें केवल और केवल 28 माह तक चलती हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि उन्होंने सारे के सारे जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस्तीफ़ा क्यों दे देते हैं? कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 से 45 के बीच में, तो उसमें जो वायसराय होता है लिन लिथगो होता है। तो उसने क्या कहा कि पहले ही वो मेंशन चीज़ें कर दी कि ये वैसा है कि इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ भारतीय हैं। तो ये चीज़ें पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया, क्योंकि अच्छा भारतीयों क्या है कि पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उन्होंने इनके साथ छल किया था ब्रिटेन वालों ने। तो अब तो भारतीय आने वाले नहीं इनके कब्जे में। इसी ने ये क्या किए कि हमारी बात को ये सोचे कि जैसे दबा दिया जाएगा इसमें से और हमारी चीज़ों को मांग भी पूरी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने क्या किया? इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस इस्तीफे से मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो बड़े खुश हो गए कि भाई अब तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो है वर्चस्व बढ़ जाएगा यहाँ से। उस दिन क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग वाले मुक्ति दिवस मनाते हैं, जो डेट कौन सी थी? 22 दिसंबर 1939। अगला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। ये क्या होता है भैया? शक्तियों को 3 जगहों पर विभाजित कर दिया जाता है। कौन कौन से? संघ, प्रांत, समवर्ती। संघ में जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, जिसमें उसके पास कितने विषय थे उस समय? 59 सब्जेक्ट हुआ करते थे उस समय। जो प्रांत होता है वहाँ पर कानून कौन बनाएगा? वो राज्य सरकार बनाती है। और उस टाइम में कितने विषय थे उसके पास? 54 विषय थे। और समवर्ती सूची क्या होती है? जो संघ और प्रांत यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है, उस टाइम उसके विषय होते थे 36। अवशिष्ट विषय क्या होती है? ये चीज़ें क्या होती है कि जो संघ, प्रांत और समवर्ती में ना आकर अलग से आती है, वो अवशिष्ट विषय होती थी। और इसमें पावर किसकी होती थी? वायसराय को दी जाती थी कि वायसराय इस चीज़ को देखेगा। अगला पॉइंट कहता है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना मतलब कि एक कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। पहले चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? मॉरिस ग्रेवर बनते हैं। और अगर ये चीज़ें पूछी जाती है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से हुई थी, आप बताएंगे 1935 के एक्ट से हुई है। लेकिन अगर सत्र पूछा जाता है तो 1937 आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है बिहार और उड़ीसा का विभाजन। वहाँ पर जो 11 प्रांत हो गए थे, तो वो क्या होते थे कि बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया था, और भी 1-2 प्रांत जोड़े गए थे, तो वहाँ पर इसलिए 11 हो गए थे। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है? 1 अप्रैल 1936 में होता है। और बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 से अलग हुए हैं, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? तो वो हुए थे 1912 से। 1912 से। 1912 से 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से 1912 से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? वो हुए थे 1912 से। 1912 से
अगला पॉइंट है कि बर्मा को भारत से अलग कब किया जाता है? 1937 में। लेकिन एक्ट पूछे जाएंगे तो आप 1935 बताएंगे। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। अगले वीडियो में जो आगे की चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और भाई लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।